हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं पीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट है आपका हिंदी का, जो कि आपका 25 अंक का पेपर होता है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप इससे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ हम आपको ऑलरेडी 4 मॉडल पेपर दे चुके हैं सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने बनाकर आपको दे दी है इसी चैनल पर। तो चैनल पर जाकर आप यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कीजिए। उसमें सभी मॉडल पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। परीक्षाओं के लिए बिल्कुल भी समय आपके पास बचा हुआ नहीं है, तो जल्द से जल्द आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्णमाला का आशय क्या? जो वर्णमाला होती है, ठीक है, जिसमें आपको आ ई उ इस तरह से जो पूरी वर्णमाला है, ठीक है, आ से ज्ञा तक, उस वर्णमाला का आशय क्या है? क्या वर्णों के व्यवस्थित समूह से है, या शब्दों के समूह से, या वर्णों के संकलन से, या शब्द रचना से है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, आपके टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं एक बार, ठीक है। ऑलरेडी पहले ही सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको बनाकर दे दी गई है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। इसके अलावा ये जो मॉडल पेपर आ रहे हैं ये दोबारा से आ रहे हैं आपके लिए, तो इनको भी जाकर देख लीजिए। और पहले के जो मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं वो भी जाकर देख लीजिए। सभी मॉडल पेपर दोबारा से आपको दिए जा रहे हैं, और जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं आपको लगातार इसी तरह से मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और अच्छे से हो जाए, और मजबूत हो जाए, और किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक ना लग पाए। दोस्तों, इस क्लास को आप शेयर जरूर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 है आपके। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो ध्वनि है वो अंत्यस्थ नहीं है, ठीक है। 4 अंत्यस्थ ध्वनियाँ होती हैं, अभी आपको बताएंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको बताने कि इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो अंत्यस्थ नहीं है, ठीक है। ये जो बाह्य अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, यानी कि अंत्यस्थ ध्वनि नहीं होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 वर्ण देखने के लिए मिल पा रहे होंगे, 3 अक्षर देखने के लिए मिल पा रहे होंगे। पहला आपका रा, उसके बाद है ये वा, और तीसरा आपका ला। इसके अलावा एक और आपका अक्षर या वर्ण होता है जिसे बोलते हैं आप या, ठीक है। तो या, रा, ला, वा, ठीक है। ये 4 जो ध्वनियाँ होती हैं, जो 4 वर्ण होते हैं, ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जबकि ये वाला जो वा होता है, ठीक है, ये वाला वा अंत्यस्थ व्यंजन में नहीं आता है। तो आपसे यही पूछा गया कि अंत्यस्थ नहीं है, तो ये वाला जो वा है ये अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, यानी कि प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी लगाइएगा। बढ़ना है अपने प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 है विरोध। विरोध का विलोम। विलोम मतलब आपको बताइए उल्टा। उल्टा विरोध का उल्टा क्या होगा, ये यहाँ पर आपको बताना। विरोध शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? क्या अनुरोध हो गया, कि समर्थन हो गया, कि सहायता हो गया, या फिर सहमत हो जाएगा, ठीक है। तो विरोध शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? समर्थन, ठीक है। आप किसी का समर्थन करते हैं और किसी का विरोध करते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक व्यक्ति का आप विरोध करेंगे तो दूसरे का आप समर्थन करते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो विरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? समर्थन, ठीक है। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। बताइएगा आप, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। मौन वाचन जो शिक्षण होता है, ठीक है, यहाँ पर शिक्षक नहीं शिक्षण होगा, शिक्षण है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो बताना है कि मनन शक्ति का विकास करना, या तार्किक योग्यता का विकास करना, या फिर दोनों हो जाएंगे ऑप्शन आपके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो मौन वाचन शिक्षण होता है इसका उद्देश्य होता है मनन शक्ति का विकास करना और तार्किक योग्यता का विकास करना, यानी कि दोनों ही ऑप्शन ये सही है। तो दोनों ही ऑप्शन के लिए आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे जिसमें दोनों ऑप्शन आ गए हो, ठीक है। ए और बी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं इस थर्ड ऑप्शन में, तो आप थर्ड वाला ऑप्शन लगा देंगे। कौन सा? थर्ड वाला ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोल देते हैं ध्वनि, ठीक है। उसे हम बोल देते हैं साउंड, ठीक है। साउंड बोलते हैं उसे हम ध्वनि, ठीक है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम साउंड बोलते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। हमने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीडीएफ फाइल मॉडल पेपर आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप पर ये मॉडल पेपर उपलब्ध है। इसके अलावा अब तक जितने भी मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं थर्ड सेमेस्टर के या फर्स्ट सेमेस्टर के, वो सारे मॉडल पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। इसके अलावा जितने भी मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी
चैनल पर सॉल्व करा दी गई यूट्यूब चैनल पर, उनकी प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे देगी। तो आप प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर देखिए, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पर जाकर प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको भी बता दीजिए, ठीक है, उनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। प्रश्न संख्या 6, स्वराघात किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है उसे ही हम स्वराघात कह देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखना है यहाँ पर। तो ऊष्म व्यंजन आपके टोटल 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जिन बड़ों होगा यहाँ पर, जिन बड़ों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे सा हो गया, शा हो गया, सा हो गया और हा हो गया, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है या कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये ऊष्म व्यंजन है। बाकी या, रा, ला और वा, ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल आपका श्रवण होता है आपका सुनना, ठीक है। श्रवण क्या है? सुनना, ठीक है। दूसरा आपका उच्चारण, ठीक है, उच्चारण मतलब बोलना। वाचन, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, क्या है? पढ़ना। वाचन मतलब पढ़ना। और अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। ये 4 आपके जो हैं ये कौशल होते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो श्रवण, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्ति, ये आपका अभिव्यक्ति हो गया। इस तरह से ये 4 जो है ये भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 9 है आपका। अनभिज्ञ और मुक्त क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। अनभिज्ञ और मुक्त का आपको विलोम शब्द बताना है। तो अनभिज्ञ का विलोम अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा? सुविज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का हो जाएगा सुविज्ञ और मुक्त का क्या हो जाएगा? वंधन, ठीक है। मुक्त का विलोम क्या होगा? वंधन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 10, लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बता दीजिए। तो लेखन शिक्षण की विशेषता पहली है अक्षर शब्द वाक्यों को स्पष्ट रूप प्रदान करना। इससे लेखन शिक्षण से अक्षर शब्द और वाक्यों को स्पष्ट रूप प्रदान होता है। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता आती है। प्रश्न संख्या 11 है वाक्य के प्रकार है, यहाँ पर आपको बताना है। तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के आपके टोटल 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल 3 प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ से लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से लघु उत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 और इस क्लास को शेयर भी करती रहेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार इसी तरह के मॉडल पेपर दिए जाएंगे। आपकी परीक्षाओं तक जमकर लगातार तैयारी आपकी कराई जाएगी ताकि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक ना हो। अगला प्रश्न है अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। तो ये वर्ड जिनकी गिनती ना हो सके, वे वर्ड जिनकी गिनती ना हो, ना तो स्वरों में होती है और ना व्यंजनों में होती है। ना तो उन्हें स्वर में हम काउंट कर सकते हैं, ना ही व्यंजन में उन्हें काउंट करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन वर्डों को अयोगवाह कह देते हैं। ये अंग और आह, ठीक है, इन्हें क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। अंग, इस तरह से अंग, आह है, ठीक है। इन्हें विसर्ग, इन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है। तीसरा वाला जो आ ये आपका विसर्ग है, आह, इस तरह से, ठीक है। पहला क्या है? या ये अनुस्वार है, दूसरा क्या है? अनुनासिक बोलते हैं, और तीसरा क्या है? ये आपका विसर्ग है, ठीक है। तीसरा ये जो है ये विसर्ग है, ठीक है। तो अंग और आह अयोगवाह वर्ण हैं। अयोगवाह वर्ण में वर्ण होते हैं, वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर व्यंजन के दोनों गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग दोनों अंग दोनों तरह से होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द समान रूप से उच्चारित जो भिन्न होते हैं वो शब्द, इसके अलावा दूसरे होते हैं समानार्थी शब्द, इनमें क्या अंतर है आपको स्पष्ट करना है। तो समान रूप से उच्चारित होने वाले लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है, ठीक है। ये शब्द समोच्चारित भी शब्द हैं जो समोच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे अलग होता है, ठीक है। जिसकी ये भी अंश है और ये अंश है, ठीक है। केवल उच्चारण की दृष्टि से इनमें थोड़ा सा अंतर है, इसी कारण इनका जो अर्थ है ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से ये थोड़ा सा समान लगता है, लेकिन आपको ठीक से ही पढ़ना होगा। अंश और अंश, अंश अंश अंश, पहले वाले अंश शब्द का जो अर्थ है वो होता है भाग, और दूसरे वाले अंश का होता है अर्थ कंधा, ठीक है। इस तरह से अति इति, अति इति, अति का मतलब होता है बहुत और इति का मतलब क्या हो जाएगा आपका समाप्त, ठीक है।
इसी तरह के जो समानार्थी शब्द होते हैं वो देख लीजिए, एक अर्थ को व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द आप कह देते हैं। जैसे जल को क्या कहते हैं, नीर भी कहते हैं, पारी भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अग्नि जो आपकी आग होती है, अग्नि को क्या कहते हैं, अनल कहते हैं, आग पावक कहते हैं, आग कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं। ये आपके समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपका, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए। प्रश्न संख्या 14 में पूछना है कि हिंदी शिक्षण में श्रव्य और दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ है। हिंदी शिक्षण में श्रव्य और दृश्य साधन यानी कि सुनने और देखने वाले जो साधन होते हैं उनसे क्या लाभ होते हैं। तो पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसे अंश चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। इसके टेलीविजन पर, ठीक है, या टीवी पर जो चलचित्र होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपके लगाए जाते हैं आजकल स्कूल्स में, आपने देखा ही होगा प्रोजेक्टर वगैरह। तो देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल चित्र आदि भी दृश्य साधन है, ठीक है। जो मॉडल वगैरह होते हैं, जो चित्र होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर TLM वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनका अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। दृष्टांत, लघु कथा वगैरह स्वतः ही रोचक होती हैं और जो बात रुचिकर होती है इसके माध्यम से किसी भी बात को शीघ्रता से ही सीखा जा सकता है। बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो चीज़ें देखते हैं, ठीक है, वो चलचित्र आदि हो गया या अदर कोई चीज़ होगी, जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सीख भी सकते हैं। अगला पॉइंट है, साहित्य शिक्षण में जब तक अंतर कथाओं को स्पष्ट ना किया जाए तब तक ना तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और ना ही समझ में आ पाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर सहायक साधनों के द्वारा, ठीक है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, साधनों के द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। इनके द्वारा छात्रों को विचार और कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने के लिए शिक्षण सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न आपका 15, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए या लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न दो तरह से आपके सामने आ सकता है। तो ये प्रश्न का आंसर आपको इसी तरह से लिखना है कि छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना लेखन शिक्षण का महत्व है। छात्रों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना और विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है छात्रों को सुंदर, स्पष्ट, सुडौल, अच्छा लिखने में निपुण बना देना। इसके अलावा अगला पॉइंट है छात्रों में नियमानुसार भाषा शैली, विचारों को तार्किक क्रम में व्यक्त करने का ज्ञान कराना। पांचवा पॉइंट है छात्रों के शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में भी वृद्धि करा देना। ये लेखन शिक्षण का उद्देश्य है या लेखन कौशल का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 16 है, वाचन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो वाचन की प्रकृति, वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। एक विदेशी लेखक कैथरीन ओकानर का कहना है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य और श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है। जीवन में वाचन के महत्व अधिक है, इसी कारण विद्यालयों में इसकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 आपका, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिए। तो जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको पता ही होगा। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं, हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नवीन ध्वनियाँ, उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला तथा लिपि विश्व की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता और व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती। संस्कृत, हिंदी, मराठा, नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अलावा बंगला हो गया, गुजराती लिपियां इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं, ये भी रखना आपको ध्यान। प्रश्न संख्या 18 आपका, वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय लिख दीजिए। तो वर्तनी जो लेखन होता है हमारा, उसे हम किस तरह से सुधार सकते हैं, जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना। इसके अलावा कक्षा में शिक्षक के द्वारा शुद्ध उच्चारण करना। तीसरा आपका, कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना। अगला पॉइंट है सुलेख का अभ्यास कराना। इसके अलावा अशुद्ध शब्दों का अनेक बार लिख कर बार बार समझाना कि ये शब्द जो हैं वो गलत तरीके से लिखे हुए हैं, जो गलत शब्द लिखे हुए रहते हैं। समान उच्चारण वाले अक्षरों को अंतर समझाना, जिसके ऊपर आपको समान उच्चारण वाले अर्थ समझाए गए थे, अंश और अंश। ठीक है, तो उनका आप यहाँ पर आपको अंतर बताना है। मुद्रण की अशुद्धियों का संशोधन कराना, अगर लिखने में कहीं पर भी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो उनकी जानकारी देना। इसके अलावा व्यवहारिक नियमों का ज्ञान कराना। इसके अलावा अगला पॉइंट है श्यामपट्ट पर लिखकर सुधार करना। श्यामपट्ट पर लिखकर सुधार करना। श्रुतलेख का लिखवाना, श्रुतलेख मतलब जिसे इमला वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो लिखवाना। इसके अलावा लिखते समय सावधान रहना। इसके अलावा शब्दकोश का प्रयोग करवाया जाए, यानी कि डिक्शनरी का। इसके अलावा शारीरिक दोष का निवारण करना, अगर कोई शारीरिक दोष है, बोलने में कोई कठिनाई है तो उसका निवारण कराना। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द लेख का खेल खिलाना। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर ये नीचे है, शब्द लेखन का जो खेल होता है वो खिलाना। तो यहाँ पर जो ध्वनियाँ, जो यहाँ पर उच्चारण है, ठीक है, वर्तनी की जो अशुद्धियाँ हैं उनको हम सुधार सकते हैं, लिखने की चीज़ों को सुधार सकते हैं।
इसके अलावा नीचे यहाँ से आपकी जो आंसर की है यहाँ पर दी हुई है, आप इसे PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।